हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रजत जायसवाल और आप देख रहे हैं स्टडी मोटिवेशन चैनल, जहां हम लोग एनसीईआरटी के बुक्स को कवर करते हैं। तो दोस्तों, आज मैंने सुबह ही एनसीईआरटी सोशियोलॉजी क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 पार्ट 1 अपलोड किया है। आप अभी तक नहीं देखें तो देख लीजिए। तो दोस्तों, आज मैं कोई चैप्टर कवर तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं कुछ शब्दों को आज डिफाइन करने वाला हूं, जो कि मुझे सोशियोलॉजी क्लास 11 के चैप्टर 1 में मुझे मिला। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 11 में ही है, पीछे के भी क्लासेस में थे, क्लास 7th 8th 9th में भी थे। तो वहाँ पर क्या हुआ, इन शब्दों का अर्थ बहुत ही कॉमन वे में समझाया है। तो होता है क्या है कि जब आप बोर्ड के लेवल पे जाते हो, क्लास 11 पे जाते हो, तो उन्हीं शब्दों को क्या करते हैं, बदल देते हैं, उनका अर्थ थोड़ा चेंज हो जाता है। रहता मतलब वही है, बस शब्द को कठिन कर देते हैं। तो क्या होता है, बच्चों के दिमाग में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होने लगता है कि आखिर ये अगर हम लोग डिफिनीसन लिखें तो वो क्लास 8-9 वाला ही लिखें या फिर बोर्ड वाला लिखें। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर आपका लेवल हाई हुआ है तो आपको लिखना भी उसी प्रकार से पड़ेगा। तो वो शब्द कौन कौन से हैं, तो अब मैं बता रहा हूँ। वो शब्द हैं समाजवाद, साम्यवाद और पूंजीवाद। तो ये तीन शब्द ऐसे होते हैं जो थोड़े से कन्फ्यूजन पैदा करते हैं, क्योंकि तीनों जो हैं, तीनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। है तीनों में डिफरेंस, लेकिन होता क्या है, तीनों में थोड़े थोड़े अंतर रहते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को कन्फ्यूजन होने लगता है। ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको एक बार ज़रूर बताऊंगा कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो आप प्लीज़ एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ो 6 to 12, जो कि मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है कई सारे सब्जेक्ट का। तो आप वहां से आप पढ़ सकते हो, या फिर अगर आपके पास बुक है तो बुक के साथ भी पढ़ सकते हो। ऐसी कोई ज़रूरी नहीं कि आप वीडियो के थ्रू ही पढ़ो। मेरा बस मतलब यही है आपको समझाना कि आप अपनी बेसिक मजबूत करने के लिए आप एनसीईआरटी रीड करिए। और दोस्तों, अंत में ये भी कहूँगा कि अगर आपको इन तीनों वर्ड का डिफाइन अच्छे से समझ में आ जाए तो प्लीज़ दोस्तों अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग आते हैं पहले समाजवाद और साम्यवाद में क्या अंतर है। ठीक है, पहले हम ये जानेंगे कि इन दोनों में क्या अंतर है, फिर हम पूंजीवाद पे जाएंगे। ठीक है। अब दोस्तों, आप पहले समाजवाद और साम्यवाद की मूल सिद्धांत को समझ लीजिए क्या है एक्चुअली, ये इन सब का मतलब क्या है, ये क्या कहना चाहते हैं। इनका मतलब कहने का एक ही रहता है, लेकिन अलग अलग वे में रहता है। ये बस यही कहना चाहते हैं कि व्यक्ति से ज़्यादा, मतलब ये क्या करते हैं, व्यक्ति से ज़्यादा समाज पर बल देते हैं। ये दोनों सिद्धांत क्या करते हैं, व्यक्ति से ज़्यादा समाज पर बल देते हैं। और जब ये समाज पर बल देते हैं तो समाज में सबकी समानता पर बल देते हैं। समाज में जितने भी व्यक्ति वर्ग रहते हैं उनकी समानता पर बल देते हैं। यानी कि क्या हुआ, ये दोनों का क्या रहता है, सेम कॉन्सेप्ट रहता है कि ये लोग किस पे बल देंगे, समाज पे बल देंगे, और समाज में रहने वाले सभी व्यक्तियों की समानता बल देंगे कि कोई भी ऊंचा वर्ग नीचा वर्ग न हो, कोई भी बहुत ज़्यादा अमीर बहुत ज़्यादा गरीब न हो, अर्थात एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के समान हो, ऐसी इनकी भावना है। ओके दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे कि समाजवाद क्या होता है पार्टिशली के रूप में। अब हम देखेंगे कि समाजवाद क्या होता है। अब आइए देखें समाजवाद क्या है। ये क्या है, यह वह सिद्धांत है जो समाज में राज्य की सहायता से, ठीक है दोस्तों, राज्य की सहायता से समानता को लागू करवाना चाहता है। ठीक है, जो समाजवाद है वो किसकी सहायता से समानता लागू करवाना चाहता है, राज्य की सहायता से समानता लागू करवाना चाहता है। अर्थात राज्य ऐसी नीतियों का पालन करे जिससे कि समाज में असमानताएं कम हो और जिससे कि हम समानता की ओर बढ़ सकें। ओके, राज्य की मदद से, यानी राज्य के अंडर कंट्रोल में सभी कुछ रहेंगे। राज्य यानी सरकार जैसा भी, मतलब सबको एक बराबर रूप में देखे। एक तरह से आप कह सकते हैं सरकार यानी अपना देश लोकतांत्रिक है, तो लोकतांत्रिक यानी जनता का ही मत रहता है, इसमें सभी लोगों को एक समान वर्ग में रखा जाता है। जिस प्रकार लोकतंत्र में सभी, आपने अब्राहम लिंकन का बात सुना होगा, जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता का, तो वही चीज़ इसमें भी लागू होता है समाजवादी सिद्धांत में। ठीक है, यही समाजवादी का मूल सिद्धांत है। ओके दोस्तों। अच्छा, और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सिद्धांत समाज में प्रत्येक व्यक्ति से उसकी क्षमता अनुसार कार्य लेना चाहता है। ठीक है, तथा उसके कार्य अनुसार उसको वेतन भी देना चाहता है। आप समझे नहीं समझे, मैं समझा रहा हूँ। जैसे होता क्या है कि समाजवादी सिद्धांत में सबको समानता का अधिकार दिया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति से क्या किया जाता है, उसके क्षमता अनुसार कार्य लिया जाता है, और जिस अपने क्षमता अनुसार जो व्यक्ति अपना कार्य करता है उसको उसी हिसाब से क्या किया जाता है, वेतन दिया जाता है। यानी एक तरह से देखा जाए तो सही है। अगर आप 8 घंटे कार्य करते हो तो आपको 8 घंटे का वेतन मिलना चाहिए। अगर आप 10 घंटे करते हो तो 10 घंटे का मिलना चाहिए। वही आप 12 घंटे करते हो तो 12 घंटे का मिलना चाहिए। जैसे नहीं, ओवर टाइम लोग करते हैं तो क्या होता है कि 12 घंटे का वेतन दिया जाता है। ठीक है,
ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग क्या समझे, समाजवादी सिद्धांत वो किस प्रकार होता है, राज्य के द्वारा समाज में समानता लाने का एक सिद्धांत है, जिसमें क्या होता है कि व्यक्ति को कार्य क्षमता के अनुसार उसको उससे कार्य लिया जाता है, उसके बदले उसको वेतन दिया जाता है। बस इतना ही बात है समाजवादी सिद्धांत में। अब क्या आता है, अब हम लोग आते हैं साम्यवाद पर। साम्यवाद सिद्धांत क्या कहता है, साम्यवाद सिद्धांत कहता है कि वह समाज में समानता तो लाना चाहता है, किंतु वह समाज के बारे में एक विचित्र धारणा लेकर चलता है, और वह यह मानकर चलता है कि प्रत्येक युग में समाज केवल केवल दो वर्गों में बटा रहा है। एक वर्ग को वह शोषित मानता रहा है तथा दूसरी वर्ग को वह शोषक मानता रहा है। अर्थात दोस्तों, साम्यवाद जो है वो क्या करता है कि उसका भी मतलब वही सेम रहता है कि समाज में समानता लेकर आए, लेकिन उनका मानना रहता है कि जो साम्यवाद जो कि समाज में क्या होता है कि साम्यवाद में दो वर्गों में समाज को बांट देते हैं, एक शोषित वर्ग और एक शोषक वर्ग। शोषित वर्ग वो होते हैं जो श्रमिक बेचारे होते हैं, उनको शोषित किया जाता है, और शोषक कौन होते हैं, जो उद्योगपति लोग रहते हैं, जो बड़े बड़े हाँ उद्योगपति कह सकते हैं, बड़े बड़े आदमी लोग जो पैसे वाले पूंजी व्यवस्था जो अपने पास रखते हैं, उन लोग को क्या कहते हैं, शोषक कहते हैं। उन्हीं लोग के द्वारा गरीबों का शोषण किया जाता है। तो ये क्या करता है, साम्यवाद में इस तरीके से दो वर्गों में समाज को विभाजित कर देते हैं। ठीक है। अब इनका भी मकसद यही रहता है कि समाज में समानता मिले, लेकिन इन लोग पहले क्या करते हैं, इसको विभाजित कर दिए कि हाँ एक गरीब वर्ग है, एक अमीर वर्ग है, गरीब गरीब होता चला जाएगा, अमीर अमीर होता चला जाएगा। इसलिए इनको क्या करते हैं, इस प्रथा को ख़त्म करने के लिए पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें दो वर्ग में ये डिवाइड कर देते हैं, एक गरीब और एक अमीर। और यह नियम क्या होता है, हमेशा चलता रहता है, चाहे किसी भी इतिहास की कोई भी बिंदु रहा हो कहीं भी। तो साम्यवादी में क्या होता है, साम्यवादी में यही मानते आए हैं कि समाज को दो वर्गों में बांट दो भैया। एक गरीब वर्ग होता है जो कि शोषित वर्ग कहलाता है, और एक अमीर वर्ग होता है जो शोषक वर्ग कहलाता है। ठीक है। अब शोषक कौन हो सकता है, आप खुद सोचो, जिसके पास कल कारखाने हों, जमीन जायदाद हो, ठीक है, या या कोई भी प्रकार का क्या हो, उत्पादन का साधन हो, जिसका स्वामित्व उनके पास हो। ठीक है। वही लोग क्या होंगे, शोषक होंगे। ठीक है। हाँ, शोषक होंगे। अब शोषित वर्ग में क्या होंगे, जो बेचारे जिनके पास किसी भी प्रकार के साधन का स्वामित्व नहीं रहेगा, वो सब बेचारे क्या हो जाएंगे, शोषित वर्ग में आ जाएंगे। अब साम्यवाद यह कहना चाहता है कि यह इस प्रकार चलता है कि अब जो साम्यवाद है वो क्यों अमीर वर्ग को शोषक मानता है, क्योंकि वो जानता है कि जो शोषक वर्ग है वो राज्य की सहायता से ही चलता है। आखिर कोई कल कारखाना स्थापित कर रहा है तो किसकी मदद से करेगा, राज्य सरकार की मदद से करेगा, उनको टैक्स वैक्स देगा थोड़ा बहुत, और अपना अगर मान लो कि कुछ भी हो रहा है, जैसे राज्य सरकार के रूप में लेकर चलोगे तो क्या होता है कि राज्य सरकार बहुत सारी सुविधाएं देती हैं उद्योगपतियों को कि हाँ आप ऐसे लगाओ, ऐसे सीट करो, क्योंकि इससे राज्य को ही फायदा होता है, तो होता क्या है कि साम्यवाद जो होते हैं वही कहते हैं कि जो साम्यवाद एक चीज़ और चाहते हैं कि राज्य जो व्यवस्था है वो ख़त्म हो जाए, मतलब समाज में राज्य व्यवस्था नाम की कोई चीज़ ही न हो। ठीक है। वहीं समाजवादी में क्या था कि उसमें राज्य की सहायता से समानता लाना था, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि राज्य को ही समाप्त कर दिया जा रहा है, ताकि सबको समानता अपने रूप में मिले। अपने रूप में के थ्रू कैसे, कि किसी प्रकार का किसी भी श्रमिक के ऊपर जब दबाव ही नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, श्रमिक अपने हिसाब से काम करेंगे। जब अपने हिसाब से काम करेंगे तो उनको अपने हिसाब से उनका वेतन मिलना चाहिए। तो इसीलिए ये क्या करता है, साम्यवाद राज्य का विरोध करता है, नहीं चाहता है कि वो राज्य की व्यवस्था इस पे रहे। ठीक है। क्योंकि वो ये भी मानते हैं कि जो शोषक वर्ग है ना, वो राज्य क्या करता है, उनको अपना जगह देता है, उनको एक तरीके से उनका सपोर्ट करता है। राज्य जो है शोषक वर्ग को यानी अमीरों को एक तरीके से सपोर्ट करता है, इसलिए वो नहीं चाहते कि राज्य व्यवस्था ऐसा कुछ हो। अच्छा, ये क्यों चाहते हैं ऐसा, अब मान लीजिए राज्य व्यवस्था नहीं रहेगा तो जो श्रमिक मजदूर रहेंगे वो क्या करेंगे, एक समय ऐसे ही चलता रहेगा, मतलब कि ऐसे ही चलता रहेगा कि राज्य व्यवस्था न रहे, और राज्य व्यवस्था न रहे, श्रमिक अपने हिसाब से सब काम करे। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे इसमें समाजवाद में क्या था कि हम किसी भी श्रमिक को क्या करते थे कि कार्य क्षमता अनुसार उससे कार्य लेते थे और उसको इसी हिसाब से वेतन देते थे, यानी जैसे कि 8 घंटा काम किया तो 8 घंटे का वेतन दे दिया। लेकिन इसमें क्या होता है, ऐसा नहीं है। इसमें क्या करते हैं कि लोगों को उसके ज़रूरत के हिसाब से पैसा देते हैं। अर्थात दोस्तों, ज़रूरत के हिसाब से मतलब अगर कोई कार्य 10 घंटा करता है
तो उसको 10 घंटे की सैलरी न देकर उनको क्या करेंगे, अगर उसकी ज़रूरत 6 घंटे की सैलरी में ही पूरी हो जा रही तो उसको क्या करेंगे, 6 घंटे की सैलरी देंगे। तो जो बाकी घंटे का बाकी सैलरी जो रहेगा, जो कम कर पाएगा या जिसको ज़्यादा ज़रूरत है उसमें वो दे देंगे। तो इस प्रकार ये क्या करते हैं, तो इस प्रकार ये क्या समाज में समानता लाने का कार्य करते हैं, और यही होता है साम्यवाद। अच्छा, इसमें एक चीज़ और रहता है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर मतलब पीछे बताया कि ये क्या करते हैं, राज्य व्यवस्था को नहीं मानते हैं। अब दोस्तों, राज्य व्यवस्था को जब नहीं मानेंगे तो क्या होगा, वहाँ पर श्रमिकों का शोषण कम होगा। मान लीजिए बाई चांस शोषण ज़्यादा होता भी है तो श्रमिक क्या करेंगे, विरोध करेंगे, और श्रमिक जब विरोध करेंगे तो क्या करेंगे, जीत अंत में किसकी होगी, श्रमिक की होगी। क्यों? क्योंकि जो शोषित वर्ग है वो बहुत ज़्यादा है और जो शोषक वर्ग है वो मुट्ठी भरी है, तो उनका विरोध जो होगा वो काफ़ी बड़े स्तर पे होगा, जिसकी वजह से उनका जीत लगभग तय है। तो इस माध्यम से क्या हो जाता है कि वो अपने समता का अधिकार पाने के लिए वो ऐसा विरोध कर सकते हैं। क्योंकि साम्यवाद में ऐसा कहा भी गया है कि जो दो वर्गों में बांट रहे हैं, एक गरीब और एक अमीर, तो ये वर्ग कब खत्म होगा, तभी खत्म होगा जब श्रमिक वर्ग एक उच्च लेवल पे, एक हाई लेवल पे क्या करे, विरोध करे। और जिस दिन विरोध होगा तो क्या होगा, ये एक दूसरे से जब टकराएंगे श्रमिक वर्ग और शोषक वर्ग, तो क्या होगा, वहाँ पे श्रमिकों की जीत होगी। जब श्रमिकों की जीत होगी तो इस प्रकार से क्या होगा, गरीबी और अमीरी की जो बीच की वो दीवार है वो क्या होगी, खत्म हो जाएगी, सब अपने समान रूप से कार्य करने लगेंगे। तो इस प्रकार साम्यवाद क्या करता है, समानता लाने का प्रयास करता है। तो इन दोनों का डिफरेंस हम लोगों ने समझ लिया। अब क्या आता है पूंजीवाद। पूंजीवाद को मैं सेपरेटली आपको इस भाषा में समझा सकता हूँ कि होता क्या है, जिस प्रकार समाजवाद और साम्यवाद होते हैं, इन्हीं का अनुरूप होता है पूंजीवाद। पूंजीवाद में दोस्तों होता क्या है कि कुछ जो व्यवस्था रहती है ना, वो किसी प्राइवेट सेक्टर के पास होती है, ये राज्य के पास नहीं रहता है। राज्य का इस पे कोई भी कंट्रोल नहीं रहेगा, यानी कि कुछ गिने चुने व्यक्ति रहते हैं जो कि इस व्यवस्था को कंट्रोल करते हैं। जो उद्योगपति रहते हैं, जिनके पास कल कारखाने हैं या फिर ज़मीनें हैं बहुत सारी, तो जो बहुत सारे पैसे रखे हैं, तो उन्हीं के अंडर में सब कार्य होगा। तो अंडर में कार्य होगा तो दोस्तों क्या होगा, आप समझ सकते हो कि वो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ लगवाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा श्रमिकों को रखेंगे। अच्छा, श्रमिकों को रखने से जो भी प्रॉफिट उनको होगा तो क्या करेंगे, वो अपने पास रखेंगे, और जो भी थोड़ा बहुत बचेगा तो क्या करेंगे, श्रमिकों को दे देंगे। तो ये पूंजी व्यवस्था आता है। इसी में दोस्तों क्या होता है, मुक्त बाजार इसी में आता है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रतिस्पर्धा की होड़ लगी रहती है। प्राइवेट कंपनियां क्या करती हैं, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करती हैं, हमेशा एक दूसरे को नीचा दिखाना, गला काट प्रतियोगिता, ये सब हमेशा सामान्य रूप से देखने को मिलता है। किसमें? पूंजीवादी व्यवस्था में। इसमें आखिर मैंने बता दिया आपको कि इसमें क्या होता है कि कुछ मुट्ठी भर जो लोग रहते हैं प्राइवेट सेक्टर में, जो मतलब प्राइवेटली होते हैं, उनके पास बहुत सारे धन होते हैं। वो ये निर्धारित करेंगे कि बाजार कैसा चलेगा, कैसा नहीं चलेगा। अगर वो दाम हाई रखेंगे तो जाहिर सी बात है मार्केट में रेट वो हाई हो जाएगा, क्योंकि कुछ ही लोगों के पास वो नियंत्रण है। ठीक है, तो वो लोग जैसा कहेंगे वैसा करना पड़ेगा, क्योंकि आखिर ये इस पर राज्य का कोई कंट्रोल ही नहीं रहता है। तो क्या होगा, पूंजीवादी में किसी प्राइवेट किसी एक के पास या किसी समूह के पास जो ताकत होती है वो पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत आती है। यही ताकत क्या करते हैं, पूरे व्यवस्था पे राज करते हैं, और इन्हीं के द्वारा सभी बाजार निर्धारित किए जाते हैं कि कब मार्केट सस्ता होगा, कब महंगा होगा। ठीक है, आप एक तरह से ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे समाजवादी में क्या था, मान लीजिए कोई दुकान है। ठीक है, मान लीजिए क्या किसी चीज़ की खेती हो रही है, कपास की खेती हो रही है, तो उसमें क्या है कि श्रमिक वर्ग है। ठीक है, श्रमिक वर्ग क्या कर रहा है, काम कर रहा है। अब क्या हुआ, जब कपास बेचा गया, तो कपास जब बेचा जाएगा तो क्या होगा, उससे क्या होगा, लाभ अर्जित होगा। ठीक है, तो जब लाभ अर्जित होगा क्या करेगा, मालिक अपने पास रख लेगा, और जो थोड़ा बहुत बचेगा क्या करेगा, श्रमिकों में बांट देगा। तो क्या होता है कि जो श्रमिक वर्ग रहेगा वो तो अपने ही जगह स्थित रहेगा बेचारा, क्योंकि वो बेचारा खूब मेहनत कर रहा है, लेकिन उसमें उसके दिनचर्या में, उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। लेकिन वही जो शोषक वर्ग है, जो अमीर उद्योगपति लोग हैं, वो एक तो कुछ मेहनत नहीं करेंगे, दूसरा चीज़ कि उनके मेहनत के थ्रू अपना प्रॉफिट कमाएंगे, यानी लाभ कमाएंगे। तो इससे क्या होगा कि ये अमीर के अमीर बनते चले जाएंगे, ये गरीब के गरीब होते चले जाएंगे। तो यही होता है कि पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत। ठीक है, अब मान लो अगर वहीं पे कोई मालिक ना हो, मान लीजिए कोई मालिक न हो, ये सभी कंट्रोल राज्य के पास रहे, तो क्या होगा, जब कपास बिकेगी तो जितना भी अच्छा ये चीज़ भी है कि समाजवाद में ना फ़ायदा नहीं होता है दोस्तों, फ़ायदा नहीं होगा। जो भी आएगा, जो भी मिलेगा बेचने पर, वो क्या होता है, श्रमिकों में समान रूप से बांट दिया जाता है। तो इसमें कोई फ़ायदा वायदा नहीं होता है। इसीलिए दोस्तों समाजवाद को बहुत ही उच्चतम माना जाता है किसी भी देश की स्थिति के लिए। समाजवाद को सभी देशों ने अपनाया हुआ है, कुछ देशों को छोड़ दिया जाए तो
ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों हमारा कुछ वर्ड जहाँ पे मुझे लगा कि आपको समझाना चाहिए। इसमें हम लोगों ने 3 चीज़ें पढ़े, समाजवाद, साम्यवाद, जो कि दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, और पूंजीवाद को भी मैंने आपको थोड़े डिटेल में बता दिया। अब चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम लोग अपना वीडियो ख़त्म करेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ये तीनों चीज़ें काफ़ी कन्फ्यूजन रहती हैं तीनों चीज़ में, मैंने अच्छे से सोचा है कि अपने भाषा में आपको डिस्क्राइब किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद भी आएगा, और आप एक बार इसे जब सुन लिए हो तो आपको याद भी हो जाएगा कि एक्चुअली में तीनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। और मेरे वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है एनसीईआरटी बुक्स को, तो आप उसे भी देखिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।